अपना जो डीसी जनरेटर है, इस डीसी जनरेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है। तो जो डीसी जनरेटर है इसमें हमने देखे यहाँ पे 2 लॉसेस हैं। एक क्या है यहाँ पे वेरिएबल लॉस है और दूसरा क्या है इसमें यहाँ पे कांस्टेंट लॉस है। तो ये इसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है कि जब इसका वेरिएबल लॉस किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट लॉस के, तो उस समय डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। तो डीसी मशीन्स को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितने % लोड पर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो डीसी मशीन्स को डिजाइन करते हैं कि जब वो फुल लोड पे रन करेंगे तो उस समय उनकी वेरिएबल लॉस किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट लॉस के, एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अब वेरिएबल लॉस क्या होता है, तो वेरिएबल लॉस होता है IA स्क्वायर RA प्लस RSC और कांस्टेंट लॉस जो है ये है कांस्टेंट लॉस। ठीक है। तो यदि देखें कि IA की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस अपॉन RA प्लस क्या होगा, RSC। ठीक है। तो आर्मेचर करंट की इस वैल्यू पे, आर्मेचर करंट की इस वैल्यू पे डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि एट दैट वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट डीसी जनरेटर ऑफर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस समय वो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफर करेगा। ठीक है। तो कंडीशन बोलेगा तो ये कंडीशन है, कंडीशन याद रखना है। ठीक है। और किस वैल्यू की आर्मेचर करंट पे होगी, तो कांस्टेंट लॉस अपॉन क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा RA प्लस RSC, है ना, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो आर्मेचर करंट की इस वैल्यू पर जनरेटर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो यदि देखें कि ये कितने % लोड पे होती है, तो ये फुल लोड पे। ठीक है। तो डीसी मशीन्स हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड। ठीक है। तो ये तो जनरेटर है, तो जनरेटर को हम इनपुट में क्या देते हैं, तो इनपुट में देते हैं हम इसको मैकेनिकल पावर। ठीक है। तो इनपुट मैकेनिकल पावर टू द आर्मेचर। ठीक है। तो आर्मेचर को हम क्या देते हैं, इनपुट में मैकेनिकल पावर देते हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल पावर भी किस में होती है, वॉट में होती है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1000 वॉट की हमने क्या की, इनपुट मैकेनिकल पावर दी। ठीक है। अब मैकेनिकल पावर देंगे किसके थ्रू देते हो, प्राइम मूवर के थ्रू। ठीक है। तो आर्मेचर क्या करेगा, वहां पे रोटेट करेगा, तो उसमें रोटेशनल लॉस होंगे। तो रोटेशनल लॉस किसको बोलते हैं, जो उसके मोशन के कारण होते हैं, है ना। तो रोटेशनल लॉस में क्या आएगा, फ्रिक्शन लॉस और आयरन लॉस। आर्मेचर रोटेट करता है तो उसके कारण उसमें एडी करंट लॉस होगा, हिस्टेरिसिस लॉस होगा। आपको बताया था ना, हिस्टेरिसिस एडी करंट लॉस कब होता है, जब आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। तो आर्मेचर आयरन की कोर है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, N और S पोल उसके बीच में रोटेट करेगा, तो उसमें क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, मींस क्या होगा, आयरन लॉस एंड फ्रिक्शनल लॉस। तो रोटेशनल लॉस होंगे, है ना, घूमने के कारण। तो रोटेशनल लॉस जो होते हैं वो होता है आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। तो ये जो लॉस होंगे ये क्या करेंगे, जो हम इनपुट में पावर दे रहे हैं इस पावर को क्या करेंगे, यहाँ पे वेस्ट करेंगे। लॉस हानि करता है, वेस्ट करता है। तो मान लीजिए ये जो लॉसेस हैं ये है यहाँ पे 20 वॉट, तो 20 वॉट की पावर माइनस कर देंगे। ठीक है। तो बची हुई जो पावर है अब वो किस में कन्वर्ट होगी, आर्मेचर में, इलेक्ट्रिकल पावर में। तो कितनी, 980, ये क्या है, मैकेनिकल पावर है। तो इतनी इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर में डेवलप होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। ठीक है। तो इतनी मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में डेवलप्ड हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमको पता है कि आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, कल पढ़े थे क्या बोलते हैं उसको, Eg इंटू IA, जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट।
अब इसके बाद में क्या करोगे, जनरेटर के टर्मिनल पर लोड को कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो लोड को जब कनेक्ट करोगे तो क्या फ्लो होने लगेगी, करंट, और करंट के फ्लो होने के कारण क्या होता है, तो करंट के फ्लो होने के कारण कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे किसको, कॉपर लॉस को, आई स्क्वायर आर लॉस को, ठीक है। तो कॉपर लॉस मान लीजिए आपका यहाँ पे है 30 वॉट, तो बचेगी कितनी आपकी 950 वॉट। तो ये आपको पावर कहां पे मिलेगी, टर्मिनल पे मिलेगी, ठीक है। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर एट टर्मिनल। तो टर्मिनल पे जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो क्या होगी, V इंटू आई या V इंटू आई होगी। आई बात समझ में। अब यहाँ पे यदि हम देखें इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी को हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो एक होती है इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है। तो इनपुट मैकेनिकल ये है ना, तो बोल सकते हैं कि ये इनपुट मैकेनिकल पावर है, ठीक है। और इनपुट देने के बाद में रोटेशनल लॉस माइनस करने के बाद में क्या मिलती है, मैकेनिकल, और वो मैकेनिकल ही किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल। तो ये क्या हो गई, इनपुट मैकेनिकल माइनस लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट मैकेनिकल हो गई। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर किसके समतुल्य है, मैकेनिकल पावर के समतुल्य है, उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ, है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर अपॉन क्या होगा, इनपुट मैकेनिकल पावर। दूसरी इसकी हो सकती है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, ये इनपुट हो जाएगा, माइनस कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यदि आइए कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, V बाई ई जी। तो V बाई ई जी जो है ये क्या शो करता है, यानी टर्मिनल वोल्टेज और जनरेटेड ईएमएफ का जो रेशियो है ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या शो कर रहा है वो। तो ये आपको याद रखना है ना। दूसरा इसकी हो सकती है ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल यानी टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, गुणनफल होती है। बात समझ में आई कि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू क्या होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, आउटपुट इलेक्ट्रिकल अपॉन इनपुट मैकेनिकल, ठीक है। तो एफिशिएंसी ओवरऑल क्या होगी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी होगी आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, अपॉन क्या होगा, इनपुट मैकेनिकल पावर, है ना। एफिशिएंसी यही होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये इसकी हो जाएगी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो डीसी मशीन की, डीसी जनरेटर की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है, 95% होती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन को यहाँ पे समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना डीसी मशीन होती है, जैसे डीसी जनरेटर है, ठीक है। तो इस डीसी मशीन में, डीसी जनरेटर में क्या होगा, ये अपना मेन पोल है ना, एन और एस पोल। तो मेन पोल एन और एस पोल से क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगी एन टू एस पोल। तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सेटअप कर रहा है, मेन पोल। तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय क्या है, ये मेन पोल। तो मेन पोल के द्वारा, जनरेटर के मेन पोल के द्वारा प्रोड्यूस्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे ये क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है। अब जब आर्मेचर पे लोड कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर में क्या फ्लो होती है, करंट। तो अपने को पता है कि जब किसी भी कंडक्टर से, करंट फ्लो होती है, ये कंडक्टर से इससे करंट फ्लो हो रही है, डॉट लगा है मतलब आउट ऑफ द प्लेन है। तो जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है, आउट ऑफ द प्लेन होती है,
तो उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा बनेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर्मेचर कंडक्टर होते हैं ये करंट को कैरी करते हैं, तो इन कंडक्टर से या तो करंट क्या होगी, आउट होगी, या करंट क्या होगी, इन होगी। तो यदि मान लीजिए इन कंडक्टर से करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है, तो अपने को पता है कॉइल होती है आर्मेचर, तो इस प्रकार से यहाँ पे है, यदि यहाँ से करंट आउट होगी तो यहाँ से क्या करेगी, एंटर करेगी, तो इस साइड के कंडक्टर से करंट क्या करेगी, यहाँ पे एंटर करेगी। बस समझ में आई? तो अपने को पता है कि यदि करंट यहाँ पे एंटर करती है तो ये सभी कंडक्टर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे, इनके जो करंट है, इनमें जो आर्मेचर करंट है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या सेटअप हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसने सेटअप किया है, आर्मेचर की करंट ने। ठीक सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउट ऑफ द प्लेन है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज, ये इनटू द प्लेन क्लॉकवाइज, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड कौन सेटअप कर रहा है, आर्मेचर की करंट सेटअप कर रही है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय क्या है, आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डीसी मशीन में क्या हो गए, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक मेन पोल का मैग्नेटिक फील्ड हो गया और दूसरा आर्मेचर की करंट के द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जहां पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे, या तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि आर्मेचर की करंट के द्वारा ये जो सेटअप मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो उसी इफेक्ट को, उसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो आर्मेचर रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे जो ये लाइन है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कैसा है, ये जो मेन पोल है, इस मेन पोल का पोलर एक्सिस इसको बोलते हो ध्रुवीय अक्ष, है ना। जैसे कि ये एक एन पोल है, दूसरा ये क्या है, यहाँ पे ये एक एस पोल है, ये एन ये एस, इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो इसके सेंटर तक, तो इसको क्या बोलोगे, पोलर एक्सिस, ध्रुवीय एक्सिस को बोलेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखेंगे पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एक्सिस अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, GNA, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो GNA का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसा रहता है, तो मैग्नेटिक जो पोल्स हैं उनका जो पोलर एक्सिस है उसके कैसा रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है। आई बात समझ में? तो इसको हम कैसे समझें, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को कैसे समझें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक एन पोल है, और यहाँ पे हमने एक किसको रखा हुआ है, मैग्नेट को, मैग्नेट मतलब आयरन की कोर को, ये एन पोल है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आयरन की कोर को। तो ये क्या करेगा, इस आयरन की कोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम स्ट्रेंथ का यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक एस पोल, सेम स्ट्रेंथ, और उसका डिस्टेंस भी इसके सेंटर से क्या है, सेम है, तो ये भी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे ना। तो आपको यहाँ पे इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, बताओ, कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपना उसी पोजीशन पर रहेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर अपने को एक एक्सिस मिल गया है, जिस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जीरो होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। बात समझ में आई? तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, अपनी पोजीशन से ये शिफ्ट, ये कब हो सकता है, जब आप पोल को उखाड़ कर ऐसा चेंज कर दो। जब पोल को उखाड़ के ऐसा चेंज कर दिए तो अब ये पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो समझ में आई बात, GNA का एक्सिस अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है, अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो क्योंकि ज्योमेट्रिकली आपको मिल रहा है ना, ज्योमेट्रिकली समझते हो सब, ज्योमेट्री के हिसाब से। दूसरा जो है उसको क्या बोला, MNA क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है।
तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है कि अब आर्मेचर पे लेना है, आर्मेचर है आपका, आर्मेचर पे एक ऐसा एक्सिस ढूंढिए, ठीक है, जहां पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जीरो होती है? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस जीरो होता है, ठीक है। तो आर्मेचर पर एक ऐसा एक्सिस ढूंढिए जिस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस क्या होगा? जीरो होगा। तो अपने को पता है, हम तो इसको बोले थे 0 डिग्री, आगे से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो कि नहीं? इसको क्या बोलते हो? 0 डिग्री। कि भाई जब कंडक्टर को ऐसा रख के घुमाते हैं तो यहाँ पे जब कंडक्टर रहता है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के कैसा मूव करता है? पैरेलल। तो पैरेलल मूव करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है क्या? नहीं होती है। तो हम बोलेंगे कि ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस क्या है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समझ में आ गई बात? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि जीएनए जो होगा ज्योमेट्रिकली आपको मिलेगा, मतलब पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, ठीक है, जहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट न्यूट्रल होगा। और जो अपना मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, एमएनए है, वो क्या है? आर्मेचर पर वो एक्सिस है जिस पर रखे हुए कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यानी कि कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के कैसा मूव करता है? पैरेलल मूव करता है। क्लियर है ये दोनों? अब यहाँ पे एमएनए का जो एक्सिस है ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो सकता है, अपनी पोजीशन से क्या हो सकता है? ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कैसे होता है उसको यहाँ पे अपन देखेंगे। तो नो लोड की कंडीशन में एमएनए और जीएनए दोनों के एक्सिस कैसे होते हैं? कोइंसाइड्स होते हैं। कोइंसाइड्स यानी दोनों समान होते हैं, ठीक है। क्योंकि नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर करंट क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो होगी। आपको कई बार बताया हूं कि कोई भी मशीन नो लोड के समय में कितनी करंट लेगी? जितने की उसमें नो लोड लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को पूरा करने के लिए ही उसको करंट की आवश्यकता होती है। और नो लोड लॉस क्या होते हैं किसी मशीन में? बहुत कम होते हैं, ठीक है। फुल लोड लॉस से भी कम होंगे नो लोड लॉस। यदि फुल लोड लॉस मान लीजिए है 5%, तो नो लोड लॉस 1% होगा उसमें। बात समझ आ रही ना? तो नो लोड की कंडीशन में कोई भी मशीन करंट क्या लेगी? बहुत कम। तो जब नो लोड है, आर्मेचर करंट बहुत कम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हुआ है आर्मेचर की करंट के द्वारा, ये भी बहुत कम होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एमएनए जो है अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नो लोड की कंडीशन में एमएनए और जीएनए दोनों के एक्सिस कैसे होते हैं? कोइंसाइड्स होते हैं, मतलब दोनों एक्सिस एक ही जगह पर होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। लेकिन फुल लोड पर जो एमएनए है इसका एक्सिस कोइंसाइड्स ऑफ जीएनए नहीं होगा, ठीक है। वो अपनी पोजीशन से क्या होगा? आर्मेचर के रोटेशन के डायरेक्शन में थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ऑन लोड जीएनए क्या होगा? अहेड, आगे की तरफ क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। बात समझ में आई? समझ में आए? अब यहाँ पे पूछेगा कि जो कार्बन ब्रश होते हैं, इन कार्बन ब्रश की पोजीशन को हम कहाँ पे रखते हैं? तो देखिए, ये जो कार्बन ब्रश हैं, ठीक है, ये यहाँ पे रखे हैं, ये कार्बन ब्रश है यहाँ पे। तो ये जो कार्बन ब्रश हैं ये कहाँ पे रखे हुए हैं? तो ये देखें, कार्बन ब्रश इस एमएनए की पोजीशन पे रखे हुए हैं, इस जीएनए की पोजीशन पे रखे हुए हैं, ये दिख रहा है हमको, ठीक है। तो आपको कैसा ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आंसर आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपको दिया है कि कार्बन ब्रश आर प्लेस्ड, ठीक है, ऑन, ऑप्शन दिया है एमएनए, आपको दिया है जीएनए, ठीक है, और आपको दिया है बोथ एमएनए एंड जीएनए बोथ, ठीक है। तो उस समय आपको टिक करना है किसको? एमएनए। भाषा में कार्बन ब्रश जीएनए पे नहीं रखे जाते हैं, कार्बन ब्रश को कहाँ रखा जाता है? एमएनए पे रखा जाता है, ठीक है। एमएनए पे क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे जो करंट होती है वो करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग जो करंट होती है इसको हम क्या करते हैं? रिवर्स कराते हैं, ऐसा इसमें कन्वर्ट करते हैं डीसी में, ठीक है। किस पोजीशन पे? एमएनए की पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रशेस होंगे उनमें स्पार्किंग क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी। तो स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए कार्बन ब्रश को कहां पर प्लेस करते हैं? एमएनए की पोजीशन पे, एमएनए के एक्सिस पर उसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको बोलता है कि प्रैक्टिकली, ठीक है,
प्रैक्टिकली या फिजिकली कार्बन ब्रश कहां पर प्लेस्ड होते हैं? तो प्रैक्टिकली या फिजिकली जो कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है, वो इस पोलर एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं। कहां पर प्लेस्ड होते हैं? पोलर एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिकली इस एमएनए की आर्मेचर कॉइल से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा, ठीक है, कि डीसी मशीन में प्रैक्टिकली या फिजिकली कार्बन ब्रश कहां पर प्लेस्ड होते हैं? तो कार्बन ब्रश प्रैक्टिकली या फिजिकली कहां पर प्लेस्ड होते हैं? पोलर एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं। बात समझ में आई? लेकिन इलेक्ट्रिकली किससे कनेक्ट होते हैं? एमएनए की आर्मेचर कॉइल से। कैसे? तो हमने पढ़ा था कि ये आर्मेचर है, आर्मेचर की कोर है, तो हम आर्मेचर कंडक्टर यहां रखें, ये आर्मेचर कंडक्टर है। अब हम इस आर्मेचर कंडक्टर को किससे कनेक्ट करते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट से। तो ये क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो इसको क्या करते हैं हम? ऐसा ट्विस्ट करते हैं, ऐसा बैंड करते हैं, और बैंड करके उसको यहां कनेक्ट करते हैं। बस में ये इस तरह से आर्मेचर में कंडक्टर रखे जाते हैं और उनका कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि ये वाला कम्यूटेटर सेगमेंट जो है, ठीक है, ये इस कंडक्टर से कनेक्ट है और ये कंडक्टर कहां पे आएगा? एमएनए पे। कंडक्टर रहेगा एमएनए पे, बट उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट से होगा? जो यहां पे कम्यूटेटर सेगमेंट है। बात समझ आ रही है? हमको रखना कहां पे है? एमएनए पे रखना है, बट एमएनए पे जो कंडक्टर है, ठीक है, वो कंडक्टर यहां वाले कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली। तो हमको तो उसी से कनेक्ट करना है ना, कार्बन ब्रश को। तो हम कार्बन ब्रश यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो अब यदि आपको ऑप्शन दिया कि कार्बन ब्रशेस आर प्लेस्ड इन डीसी जनरेटर और उसमें आपको दिया है इन पोलर एक्सिस, ठीक है, अब ये तीन ऑप्शन है, एमएनए भी है, जीएनए भी है, पोलर एक्सिस भी है। तो अब एमएनए को नहीं करना है, किसको करना है? पोलर एक्सिस को टिक करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कार्बन ब्रशेस को कहां पर प्लेस किया जाता है? पोलर एक्सिस पर उसको प्लेस करते हैं। उसमें सबसे पहले लिखिए जीएनए, साइड में छोटा सा डाल लीजिए जीएनए। जीएनए किसको बोलते हैं? उसमें लिखिए पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर वह एक्सिस, पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर वह एक्सिस जिस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट न्यूट्रल होता है, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट न्यूट्रल होता है। जीएनए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। जीएनए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट के उसी में, नेक्स्ट उसी में जीएनए का एक्सिस अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है। जीएनए का एक्सिस अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जीएनए का एक्सिस अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है। उसके बाद में लिखिए एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, उसमें लिखिए आर्मेचर पर, आर्मेचर पर वह एक्सिस, आर्मेचर पर वह एक्सिस जिस पर रखे हुए, जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में, जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ
का मैग्नीट्यूड 0 होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड 0 होता है। MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट के MNA का एक्सिस अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो सकता है। MNA का एक्सिस अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो सकता है। ओके, लेट्स के नो लोड की कंडीशन में MNA एंड GNA एक्सिस कोइंसाइड्स होते हैं, यानी कि दोनों समान होते हैं। कोइंसाइड्स होते हैं यानी कि दोनों समान होते हैं। नो लोड की कंडीशन में MNA एंड GNA बोथ एक्सिस कोइंसाइड्स होते हैं, समान होते हैं। लेट्स सी ऑन लोड कंडीशन, ऑन लोड कंडीशन, ऑन लोड कंडीशन में MNA का एक्सिस, ऑन लोड कंडीशन में MNA का एक्सिस आर्मेचर के रोटेशन के डायरेक्शन में GNA से MNA का एक्सिस आर्मेचर के रोटेशन के डायरेक्शन में GNA से थीटा डिग्री अहेड होता है, थीटा डिग्री आगे होता है, थीटा डिग्री अहेड होता है या थीटा डिग्री आगे होता है या लीड करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की डीसी मशीन्स में, डीसी मशीन्स में स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए, डीसी मशीन में स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए कार्बन ब्रशेस को, कार्बन ब्रशेस को थ्योरेटिकली, कार्बन ब्रशेस को थ्योरेटिकली या सैद्धांतिक रूप से MNA के एक्सिस पर, MNA के एक्सिस पर प्लेस्ड करते हैं, MNA के एक्सिस पर प्लेस्ड करते हैं। नेक्स्ट की प्रैक्टिकली या फिजिकली, प्रैक्टिकली या फिजिकली कार्बन ब्रशेस, प्रैक्टिकली या फिजिकली कार्बन ब्रशेस पोलर एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं, पोलर एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं। बट इलेक्ट्रिकली, बट इलेक्ट्रिकली, बट इलेक्ट्रिकली MNA की आर्मेचर कॉइल से कनेक्ट होते हैं, बट इलेक्ट्रिकली MNA की आर्मेचर कॉइल से कनेक्ट होते हैं।
हेलो, ठीक है, इतना समझ में आया कि जो कार्बन ब्रशेस हैं उनको फिजिकली या प्रैक्टिकली कहां पर प्लेस करते हैं, पोलर एक्सिस पर, है ना, यहां पे रखेंगे पोलर एक्सिस के, ठीक है। तो कार्बन ब्रश यहां पे रखे हैं, यहां पे रखे हैं, बट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किससे है उसका, एमएनए की आर्मेचर कॉइल से होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे एक होती है लीडिंग पोल टिप्स और एक होती है ट्रेलिंग पोल टिप्स, ठीक है। सपोज मान लीजिए अपना आर्मेचर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जब आर्मेचर ऐसे रोटेट करेगा तो सबसे पहले कौन सी पोल टिप्स उसके कांटेक्ट में आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्मेचर जब ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली पोल टिप्स उसके कांटेक्ट में आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीडिंग पोल टिप्स। क्या बोलेंगे, लीडिंग पोल टिप्स। पास में आई। फिर आर्मेचर इधर से रोटेट करके फिर यहां से आएगा, पास होगा, तो इसके कांटेक्ट में बाहर में बाद में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग पोल टिप्स। ट्रेलिंग पोल टिप्स, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं लीडिंग पोल टिप्स, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। सिमिलरली यहां पे होगा, आर्मेचर सबसे पहले यहां से किसी कांटेक्ट में आएगा इसके, तो इसको क्या बोलोगे, लीडिंग। फिर आर्मेचर इधर आएगा, इसे कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रेलिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो आर्मेचर रोटेट करते समय जिस पोल टिप्स के कांटेक्ट में पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग पोल टिप्स, और जिसके बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप्स बोलेंगे। अब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आर्मेचर ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगी फिर, लीडिंग, और ये क्या बन जाएगी, ट्रेलिंग, ठीक है। तो उसमें नोट कर लीजिए एक लाइन में, आर्मेचर कोर के रोटेशन के डायरेक्शन में, आर्मेचर कोर के रोटेशन के डायरेक्शन में कोर जिस पोल टिप्स से, कोर जिस पोल टिप से फर्स्ट कांटेक्ट मेक करती है, आर्मेचर कोर जिस पोल टिप से फर्स्ट कांटेक्ट मेक करती है उसे लीडिंग एंड अदर पोल टिप्स को ट्रेलिंग पोल टिप्स कहते हैं, एंड अदर पोल टिप्स को ट्रेलिंग पोल टिप्स कहते हैं, है ना। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए, किस किसको लीडिंग बोलते हैं, किसको ट्रेलिंग बोलते हैं, एंड अदर पोल टिप्स को ट्रेलिंग पोल टिप्स कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। चलिए अब यहां पे देखेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो साइड में हेडिंग डाल लीजिए छोटा सा, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि अपने डीसी मशीन में हमने तो यहाँ पे क्या किया, समझने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग बना दिया और बता दिया कि भाई ये जो है मेन पोल के द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड है, जो एन पोल से कहां जा रहा है, एस पोल के डायरेक्शन में, और दूसरा बता दिया कि ये आर्मेचर की करंट के द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, यदि करंट इनटू द प्लेन होती है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द होगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये आउट ऑफ द क्लॉक है, आउट ऑफ द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज, और इनटू द प्लेन है तो क्लॉकवाइज होगा, है ना, आर्मेचर की करंट का मैग्नेटिक फील्ड। अब लेकिन डीसी मशीन में तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेस पर, एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब दोनों एक स्थान पर एक जगह पे रखे हुए हैं और मेन पोल का मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, मेन पोल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आर्मेचर की करंट का है वो ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो यहां से क्या कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है,
यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इधर से ऊपर पुल करेगा और इधर से क्या करेगा, ऐसा डाउन करेगा और इधर से क्या करेगा। तो मेन लाइन ऑफ फोर्स को, मेन पोल की मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, वो बीच से क्रॉस कर रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको, आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, या क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट। ठीक है, क्रॉस करना मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और डिस्टॉर्ट करना यानी तोड़ रहा है, उसको स्प्लिट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का क्या हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, या फिर बोलेंगे इसको डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट। बात समझ में आई सबको? सिंपल है कि अपनी ये मेन पोल की लाइन ऑफ फोर्स कैसे जा रही है, स्ट्रेट, एन पोल से कहां जा रही है, एस। अब ये भी यहीं पे ही है ना, इसी तो आर्मेचर कंडक्टर जो हैं उसी का ही मैग्नेटिक फील्ड है ना वो। ठीक है, तो दोनों तो एक ही प्लेस पर, एक स्थान पे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है ना यहाँ पे ऐसा। तो इधर से क्या कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है यहाँ से, ये तो ऊपर जाएगा, तो इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऊपर हो जाएगी। इधर क्या करेगा, उसको नीचे जाएगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, इधर नीचे पुश करेगा, इधर ऊपर पुश करेगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, या बोलेंगे डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट, यानी तोड़ने वाला उसका प्रभाव है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे जो ये कंडक्टर हैं, इनसे करंट है इनटू द प्लेन, और इससे जो करंट है वो क्या है, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ इस प्रकार से, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस प्रकार से सेटअप हुआ। ठीक है, तो जो मेन लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट जा रही थी, उन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, ये ऐसा अपवर्ड ऐसा शिफ्ट करेगा, और यहां से क्या करेगा, इस प्रकार से शिफ्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मेन लाइन ऑफ फोर्स सीधी जा रही थी, अब वो सीधी नहीं जाएंगी, वो बैंड हो जाएंगी, है ना। तो किसके कारण हो रही है ये ऐसा बैंड, तो ये हो रही है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण। तो मेन लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस प्रकार से क्या होंगी, यहाँ पे ऐसा बैंड हो जाएंगी, ऐसा बैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो इसके कारण क्या होगा कि जो ये MNA पर हमने आर्मेचर कंडक्टर रखा हुआ था, अब ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस कंडक्टर से क्या करेगी, लिंकेजेस करना स्टार्ट कर देगी। बात समझ आई? इस कंडक्टर से अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जब हो गया, तो क्या हुआ, इस MNA के कंडक्टर से अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या कर रही है, लिंकेज कर रही है। तो क्या होगा, अब इसमें EMF इंड्यूस्ड होगी, इसमें करंट फ्लो होगी। पर हमको तो नहीं पता था ना, हम तो इसी को MNA मान के चल रहे थे ना, हमें तो कारण ब्रश यहीं पे रखा हुआ था कि हम करंट को यहीं पे रिवर्स कराएंगे, AC को यहीं पे DC में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब इसमें EMF इंड्यूस होने लगेगी, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, तो क्या होगा, अब यहाँ पे स्पार्किंग जो है कार्बन ब्रश पर इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ, MNA के आर्मेचर कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज करने लगा मेन पोल का, और इस कंडक्टर में क्या होगी, EMF इंड्यूस्ड होगी, करंट सर्कुलेट होगी, इससे कार्बन ब्रशेस पे क्या होगी, स्पार्किंग बढ़ जाएगी। तो अब ये MNA होगा क्या, इसको MNA बोलेंगे क्या, नहीं। MNA तो वो एक्सिस था जिस पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या थी, पैरेलल ऑफ मेन पोल फ्लक्स थी, यहाँ पे कंडक्टर के पैरेलल थी वहां पे। तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते हैं, अब यहाँ पे MNA नहीं बोल सकते। तो MNA कहाँ चले गया, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर हैं ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल हो जाएंगे। तो अब MNA जो है उसका नया एक्सिस क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में MNA का एक्सिस क्या हो गया, थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ, MNA का एक्सिस अपने GNA के एक्सिस से थीटा डिग्री अहेड हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बन ब्रशेस हैं उन कार्बन ब्रशेस पे क्या होने लगेगी, स्पार्किंग होने लगेगी। ठीक है, तो इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा।
तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए आगे पढ़ेंगे, एक वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो उस वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को टोटली एलिमिनेट करता है, पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है कौन? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब यदि अपन देखें यहाँ पे कि ये जो कंडक्टर हैं, इन कंडक्टर में पहले क्या नहीं हो रही थी? ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही थी, इसमें कोई करंट सर्कुलेट नहीं हो रही थी। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या होगी? ऐसा शिफ्ट हो जाएगी। अब ये पोजीशन क्या होगी? शिफ्ट हो जाएगी। तो अब देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, वो इन सभी की करंट का था मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? अब उसके बाद में क्या होगा? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर क्या करेंगे? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट करेंगे। तो एमएनए की जो पोजीशन है, वो एमएनए की पोजीशन कहां शिफ्ट हो गई है आपकी? बात समझ में आई? क्योंकि पहले इसमें कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही थी। आफ्टर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होने के पश्चात इस कंडक्टर में क्या हो रही है? करंट सर्कुलेट हो रही है, तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। ठीक है, तो अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो है वो इस प्रकार से शिफ्ट हो गई, तो एमएनए का एक्सिस कहां पे आएगा आपका? यहां पे आएगा। ठीक है, लेकिन जब इन कंडक्टर में क्या होती है? करंट फ्लो होती है, तो ये जो कंडक्टर हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। कौन से कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं? ये ऊपर और नीचे के कंडक्टर, इनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। बस में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मेन पोल का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या कर रहा है? उसके अपोजिट आ रहा है। तो जब वो उसके अपोजिट आ रहा है, तो मेन पोल की फ्लक्स को क्या करेगा? वो वीक करेगा, कमजोर करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों अब क्या करने वाले हैं? मेन पोल को डीमैग्नेटाइज करने वाले हैं, उसको कमजोर करने वाले हैं, वीक करने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन का ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं? वीकनिंग इफेक्ट, कमजोर करने वाला इफेक्ट, मेन पोल की फ्लक्स को कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? वीकनिंग इफेक्ट के कारण, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ? मेन पोल की फ्लक्स वीक हो गई, कमजोर हो गई। तो जब मेन पोल की फ्लक्स वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है, तो हमको ये रिलेशन पता है। तो जब फ्लक्स कमजोर होगी, तो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी। तो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और टर्मिनल वोल्टेज दोनों क्या होंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस इफेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा? हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो ये जो मेन पोल होते हैं, इन मेन पोल पे क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाएंगे और उनको बोलेंगे एक्स्ट्रा फील्ड डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो पहले से तो हमने इस पे फील्ड पे टर्न्स लगाए हुए होते हैं ना, एक्साइटेशन देते हैं ना, पहले से लगाए हुए हैं कुछ। ठीक है, तो वो जो कुछ लगाए हुए हैं, वो जनरेट कर रहे थे 1.2 वेबर। इधर से मैग्नेटिक फील्ड आया 0.2 वेबर, इसको वीक करके कितना कर दिया? वो 1 वेबर कर दिया। ठीक है, तो ईएमएफ कम हो गई। तो हम क्या करेंगे? इस पे कुछ एक्स्ट्रा और फील्ड एम्पियर टर्न्स लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर टर्न्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये एम्पियर टर्न्स लगाएंगे तो ये एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, कितना? 0.2 वेबर का। तो कितना कमजोर हो गया था? 0.2। अब इसमें 0.2 ऐड हो जाएगा, तो वापस फ्लक्स क्या हो जाएगी? एज इट इज। बात समझ में आई ना? तो मेन पोल की फ्लक्स अब क्या रहेगी? एज इट इज। तो ईएमएफ भी क्या रहेगी? एज इट इज, उसमें कोई चेंज वहां पे नहीं होगा। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके फील्ड पे फील्ड डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स वहां पे लगाते हैं और इस इफेक्ट को भी क्या करते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं। आई बात समझ में सबको? तो इस तरह से आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो पहले कौन सा इफेक्ट होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होने के बाद कौन सा इफेक्ट होगा? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो एक तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप पढ़े हो, ठीक है, या फिर बोलेगा हम ब्रशेस को यहां पे रखते ही नहीं है,
हम ब्रशेस को यहाँ रखते ही नहीं। शुरू में ही जब जनरेटर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो हम ब्रशेस को कहाँ पे रख देंगे, इस पोजीशन। ब्रशेस कहाँ रख दिए, यहाँ पे रख दिए। हम पहले इसको हम MNA मान के चल लेते हैं कि ये MNA है, ब्रशेस यहीं रख देते हैं, करंट को यहीं रिवर्स कराएंगे। बात समझ आ रही है ना? तो फिर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो फिर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो यदि पूछता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ब्रशेस को क्या करेंगे, हम थीटा डिग्री अहेड शिफ्ट कर देंगे, पहले से ही शिफ्ट कर देंगे, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा, डीमैग्नेटाइजिंग नहीं होगा। तो जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है उसके बाद क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है। अगली बात समझ में सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है, इसको हम क्या बोल रहे थे, लीडिंग पोल टिप्स, ट्रेलिंग पोल टिप्स ऐसे बोल रहे थे ना। तो यदि अपना आर्मेचर हम बोले हैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस पोल टिप्स को क्या बोलोगे, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग बोलोगे नहीं, और इसको क्या बोलोगे, लीडिंग। तो यहां पे आर्मेचर रिएक्शन के कारण किस पोल टिप्स पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है, यहां पे दिख नहीं रही है क्या, फ्लक्स ज्यादा दिख रही है ना यहाँ पे। आर्मेचर रिएक्शन के कारण किस पोल टिप्स पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है, फ्लक्स डेंस हो जाती है, घनी हो जाती है यहाँ पे, या क्राउडेड हो जाती है, ऐसा बोलेगा। तो कौन से पोल टिप्स पर फ्लक्स क्राउडेड हो जाती है, किस पे फ्लक्स जो है वीकन्स हो जाती है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो वो लीडिंग पे। तो इस तरह से भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। आर्मेचर रिएक्शन साइड में छोटा सा हेडिंग डाल लिए, उसमें लिखिए आर्मेचर की करंट, आर्मेचर की करंट के द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर की करंट के द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को, मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसे आर्मेचर रिएक्शन का, इसे ऐसे इसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, इसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, इसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर की करंट के द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, आर्मेचर रिएक्शन के टू इफेक्ट होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के टू इफेक्ट होते हैं, दो प्रभाव होते हैं, टू इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट लिखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट, और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग या वीकनिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग या वीकनिंग इफेक्ट। ओके, क्लियर है सबको। अब उसमें लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, आर्मेचर करंट का मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर करंट का मैग्नेटिक फील्ड मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को, मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को बीच से क्रॉस करता है, सेंटर से क्रॉस करता है, और उसे डिस्टॉर्ट करने की, और उसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है।
और उसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है और उसे डिस्टॉर्ट करने की तोड़ने की कोशिश करता है। इसे आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। इसे आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। लेक्सिके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण एमएनए का एक्सेस अपनी पोजीशन से थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है। थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है। इससे कार्बन ब्रशेस पर स्पार्किंग इंक्रीज हो जाती है। इससे कार्बन ब्रशेस पर स्पार्किंग इंक्रीज हो जाती है। इससे कार्बन ब्रशेस पर स्पार्किंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो कार्बन ब्रशेस पे क्या होगी, स्पार्किंग इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट की क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को टोटली एलिमिनेट करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होने के बाद एमएनए के आर्मेचर कंडक्टर में करंट सर्कुलेट होती है। इससे वे अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं। एमएनए के आर्मेचर कंडक्टर में करंट सर्कुलेट होती है। इससे वे अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है और उसे वीक करता है, कमजोर करता है। इसे आर्मेचर रिएक्शन का
डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। इसे आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। इसे आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट किए, इस इफेक्ट के कारण आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस इफेक्ट के कारण आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट की डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए मेन पोल पर एक्स्ट्रा फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाते हैं। मेन पोल पर एक्स्ट्रा फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाते हैं। इन्हें डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर टर्न्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें एक्स्ट्रा डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर टर्न्स कहते हैं। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आर्मेचर रिएक्शन के कारण ट्रेलिंग पोल टिप्स पर लिखा है, ट्रेलिंग पोल टिप्स पर फ्लक्स डेंसिटी हाई एंड लीडिंग पोल टिप्स पर लो हो जाती है। ट्रेलिंग पोल टिप्स पर फ्लक्स डेंसिटी हाई एंड लीडिंग पोल टिप्स पर लो हो जाती है। ठीक है, अब आर्मेचर रिएक्शन किसके कारण हो रहा है? इस आर्मेचर करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया हुआ है ना, उसके कारण हो रहा है कि नहीं? तो ये जो आर्मेचर की करंट है, यदि ये ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा क्या? नहीं होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यदि लोड, ये करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो बोल सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर्मेचर करंट। ठीक है, और आर्मेचर करंट जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? लोड। है कि नहीं? टर्मिनल पे लोड बढ़ाओगे जनरेटर के तो करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना? आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर में भी होता है और आर्मेचर रिएक्शन डीसी मोटर में भी होता है, मतलब डीसी मशीन में होता है, क्योंकि डीसी मशीन में ही दोनों फ्लक्स रहेंगे ना वहां पे, तो आर्मेचर रिएक्शन होगा वहां पे। ठीक है, अब यदि यहाँ पे अपन देखें कि यदि जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जनरेटर ऐसे रोटेट करेगा तो एमएनए का एक्सिस थीटा डिग्री अहेड इधर होगा। यदि इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एमएनए का एक्सिस थीटा डिग्री इधर अहेड होगा। है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो एम्पियर टर्न्स होते हैं, ये जो एम्पियर टर्न्स यहाँ पे बनते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? वहां पे
डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर आर्मेचर के वो क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर है, जिनके कारण यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है। ठीक है, और यहाँ के जो बचे हुए रिमेनिंग एम्पियर हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर बोलते हैं। तो 2 थीटा ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, और कितना है 360, तो 360 में से 4 थीटा माइनस कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आर्मेचर में इनको क्या बोला जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर, और इनको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर ऑफ क्या है वो आर्मेचर है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बना देते हैं। एटी यानी क्या है, एम्पियर टर्न्स है ना, एटी यानी क्या है, एम्पियर टर्न्स। अपन पढ़ते हैं एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न्स। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ये जो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, आर्मेचर के डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हैं, ये आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हैं। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को, ठीक है, इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या पढ़ें कि मेन पोल पे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाते हैं। ठीक है, जो कि इनके द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे जो डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, कितने लगाएंगे, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमको इनकी जानकारी होगी कि ये कितने हैं, उतने ही यहाँ लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आर्मेचर में डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल के लिए कितने होंगे, है ना, पर पोल के लिए उनकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि पर पोल की फ्लक्स को वो कितना वीक कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि उनका कैलकुलेशन हमारे पास आ जाए तो हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट किए तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आती है, मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स, ठीक है, पर पोल, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल लिखने से आपको लगेगा ये वाले तो नहीं है कहीं, ये वाले नहीं है, ये कौन से हैं, आर्मेचर के। आई बात समझ में। तो इनको यहाँ पे कैलकुलेट किए, तो जैसे बताया था ये थीटा कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है ना, तो उसके हिसाब से फिर इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, तो अपन बोल सकते हैं कि डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल की जो वैल्यू होती है ये होती है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू होता है z इंटू आई। ठीक है, तो z इंटू क्या होता है, आई है। अब यहाँ पे ये जो डिग्री है, इस डिग्री को क्या बोलते हैं, थीटा एम। थीटा एम यानी क्या होता है, मैकेनिकल डिग्री, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल कितने होंगे, तो थीटा एम अपॉन क्या होगा 360 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ये कौन सा एंगल है, मैकेनिकल एंगल है। ठीक है, तो मैकेनिकल एंगल किसको बोलते हो, जिसको प्रोटेक्टर यानी चांदे के द्वारा आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उस एंगल को क्या बोलते हो, मैकेनिकल एंगल। बात समझ में आ रही ना। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री, आगे पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे समझ में आया, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल, यहाँ पे जो आर्मेचर है क्या एम्पियर टर्न्स है डीमैग्नेटाइजिंग पर पोल पर उनका इफेक्ट कितना होगा, तो थीटा एम। ठीक है, थीटा एम जो एंगल शिफ्ट हो रहा है अपॉन 360 इंटू जेड क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर, इंटू क्या है, आर्मेचर करंट है। ठीक है ना, तो इतने पर पोल यहाँ पे होते हैं। अगली बात समझ में सबको। इसी तरह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को भी क्या किया, कैलकुलेट किए कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स ये हैं, तो ये कितने होंगे,
तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स होंगे ये। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट किया यहाँ पे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल ये कितने होंगे। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है ठीक है, तो आर्मेचर कंडक्टर इनटू करंट, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर इनटू करंट 1/2p माइनस मैकेनिकल डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो इतने यहाँ पे क्या होते हैं, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल होते हैं। ठीक है, तो इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को पर पोल पे क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स लगाने पड़ेंगे। तो आपको पता है इनकी संख्या कितनी है, तो शॉर्ट में यदि इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं अपन, ये एम्पियर टर्न्स हैं कौन से, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो और एम्पियर टर्न्स कौन से थे, वो डीमैग्नेटाइजिंग। तो ये जो एम्पियर टर्न्स हैं डीमैग्नेटाइजिंग, उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड टर्न्स लगाते हैं। ठीक है, तो कितने हमको वहां पे लगाने पड़ेंगे, मतलब कितने टर्न्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो यदि आपको बोला जाए कि ये है एम्पियर टर्न्स, ठीक है, यदि इसको हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, टर्न्स। तो कितने टर्न्स लगाने हैं आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड टर्न्स पर पोल। अब ये टर्न्स है, कितने टर्न्स आपको लगाने हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड में हमको कितने लगाने हैं। तो हमने कैलकुलेट किया अभी कि ये एम्पियर टर्न्स हैं कौन से, डीमैग्नेटाइजिंग, कि डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल कितने हैं ये हमको पता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, करंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यदि शंट जनरेटर है तो शंट फील्ड की करंट से डिवाइड कर दो। यदि सीरीज जनरेटर है तो क्या करोगे, सीरीज में कौन सी करंट फ्लो होती है, आर्मेचर करंट, है ना। तो शंट के लिए हो जाएगा फॉर शंट, और ये क्या हो जाएगा, फॉर सीरीज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि हमको कितने टर्न्स लगाने हैं, उतने टर्न्स लगा देंगे, और जो अपना डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको वहां पे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं नहीं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा। अभी सिर्फ क्या देखें, इन डीमैग्नेटाइजिंग को एलिमिनेट करने के लिए क्या लगाएंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग अलग होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कहां रखेंगे अभी पढ़ेंगे, आगे आएगा वो, ठीक है ना, उसको अलग नोट कर लिए। तो पहले हम देखेंगे यहां पे कि मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, है ना। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री। ई, थीटा ई, ठीक है।
तो मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, आपको याद रखना है कि मैकेनिकल डिग्री इनटू नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है। तो मैकेनिकल डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, शॉर्ट में याद रखना है तो याद रखो मध्य प्रदेश इज इक्वल टू क्या है, 2E, ठीक है। मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है। अब यदि अपन देखें यहां पे कि मैकेनिकल डिग्री किसे कहते हैं, तो सबको देखो, सब जानते हो प्रोटेक्टर होता है, चांदा होता है नहीं। तो जो चांदा होता है उसमें यहाँ पे क्या लिखा होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखा होता है, 90 डिग्री, यहाँ क्या लिखा होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एंगल क्या होता है उसमें यहाँ पे ऐसा बढ़ते जाता है। तो जो प्रोटेक्टर है, चांदा है, उसके द्वारा हम जिस एंगल को मेजर करते हैं, जिस एंगल को हम मापते हैं, उस एंगल को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डिग्री, सिंपल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल डिग्री किसे कहेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए ये अपना यहाँ पे एक N पोल है और ये अपना यहाँ पे एक S पोल है। अब अपना ये यहाँ पे है आर्मेचर और ये आर्मेचर का कंडक्टर है, इसको क्या बोलते हो आप, 0 डिग्री। तो जब इस कंडक्टर को यहाँ पे 1 रोटेशन रिवॉल्व करते हैं, एक चक्कर उसको घुमाते हैं, तो हमको क्या करता है, ये इस प्रकार की एक वेव फॉर्म जनरेट करके देता है। तो ये वेव फॉर्म क्या की है, इलेक्ट्रिकल ईएमएफ है। तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल ईएमएफ कितने डिग्री की है यहाँ पे, ये तो ये कितने डिग्री की होती है, तो सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल ईएमएफ जो है ये 360 डिग्री की होती है कि नहीं। तो यदि हम देखें कि जब कंडक्टर 0 डिग्री से रोटेट करके यहाँ आया तो क्या बोलते हो उसको, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और फिर क्या बोलते हो वापस 360 डिग्री, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि कंडक्टर किसी पोजीशन पे यहाँ होगा मतलब एन पोल के एग्जैक्ट सेंटर में होगा, और उसको एन पोल के एग्जैक्ट सेंटर से रोटेट करते हैं कहां तक, एस पोल के एग्जैक्ट सेंटर तक, ठीक है। तो एन पोल के सेंटर में जब था तो कितने डिग्री पे था वो, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब उसको यहां से रोटेट करके लाए यहाँ पे एस पोल के सेंटर में, कितना डिग्री पे लाए, तो आपको वो क्या करके दिया, इस प्रकार की एक वेव फॉर्म जनरेट करके दिया, कौन सी, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म जनरेट करके दिया ईएमएफ की। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म है ये कितने डिग्री की है बताओ, 180 डिग्री की है। तो इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को एन पोल के सेंटर से एस पोल के सेंटर तक रोटेट करोगे तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस करके देगा वो ऑलवेज कितने डिग्री होगी, 180 डिग्री की होगी, ठीक है। तो कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर के रोटेशन पर, आर्मेचर कंडक्टर के रोटेशन पर उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो ईएमएफ जितने इलेक्ट्रिकल डिग्री की होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए नहीं, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं कि अभी थोड़ी देर पहले कल परसों में पढ़ा था कि ये एक वाइंडिंग है और इसका कंडक्टर एन पोल के एग्जैक्ट सेंटर में है और दूसरा कंडक्टर कहां पे है, तो क्या बोले थे, फुल पिच। कितना डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस बोले थे, 180 डिग्री। तो इसीलिए बोलते हैं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, क्योंकि जब एक कंडक्टर एग्जैक्ट एन पोल के सेंटर में होगा और दूसरा एस पोल के, ठीक है, तो वो पोजीशन कैसी होगी, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल की होगी। आई बात समझ में। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो यदि हम देखें कि 2 पोल्स का जनरेटर यदि है, 2 पोल का जनरेटर है, ठीक है, तो यहां पे क्या रख दोगे, 2, ये भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा एम इज इक्वल टू थीटा आई। तो 2 पोल्स के जनरेटर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अभी जरूरी नहीं कि जनरेटर ही है, अल्टरनेटर में भी यही रहेगा, ठीक है, आपके अल्टरनेटर में भी यही रहेगा, सिंक्रोनस मोटर में भी रहेगा। ये रिलेशन चेंज होने वाला नहीं है, कोई भी रोटेटिंग मशीन है उसके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री का जो वहां पे
रिलेशन है वो यही रिलेशन रहेगा, यही फार्मूला रहेगा। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आया ये? तो यहां पे क्वेश्चन कैसे आया कि मान लीजिए आपको बोला कि 4 पोल की मशीन है, ये तो 2 पोल की थी, अब 4 पोल का आर्मेचर है अपना यहाँ पे। अब ये N S ऐसा पोल है, तो हम 4 पोल क्यों बनाते हैं? 2 पोल में भी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड रो की मिलेगी ना, 4 पोल बनाने की क्या जरूरत है? तो 4 पोल हमने इसलिए बनाया कि यदि आर्मेचर कंडक्टर को इस N पोल के सेंटर से इस S पोल के सेंटर तक रोटेट करेंगे तो मैकेनिकल डिग्री होगा 90। मैकेनिकल डिग्री कितना होगा? ये 90 होगा। बट वो इलेक्ट्रिकली आपको क्या जनरेट करके देगा? तो इलेक्ट्रिकली एक 180 डिग्री वेवफॉर्म जनरेट करके देगा। बात समझ में आई? फिर अगेन यहां से यहां तक घुमाओगे तो फिर से 180 डिग्री, एक इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म, तो 1 साइकिल कंप्लीट हो गई 360 डिग्री की, ठीक है ना? तो हमने हाफ रिवॉल्यूशन लगाया, मैकेनिकल रिवॉल्यूशन 180 डिग्री हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल क्या हो गया आपका? एक साइकिल कंप्लीट हो गई 360 डिग्री। तो हम क्या देखते हैं कि यदि हम 2 पोल्स बनाएंगे तो एक साइकिल लगाने के लिए, एक साइकिल इलेक्ट्रिकल ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमको एक चक्कर लगाना पड़ता है, और वहां पे हाफ चक्कर। यदि यहाँ पे एक चक्कर लगाओगे तो आपको क्या मिलेगी? 2 वेवफॉर्म मिलेगी। कितने डिग्री की हो जाएगी? 360 डिग्री इंटू 2। बस समझ में आई कुछ? कि यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन में 2 साइकिल मिलेगी, वहां पे 1 रिवॉल्यूशन में 1 साइकिल मिलेगी। तो यदि आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो इसमें आपको कम रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको ज्यादा रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना? जितने ज्यादा पोल्स होंगे, जितने ज्यादा पोल्स होंगे, ठीक है, उतने आपको स्पीड कम रखनी पड़ेगी। स्पीड उतनी क्या कर दोगे आप? कम कर दोगे आप। बात समझ में आ गई ना? तो कम पोल होंगे, सेम ईएमएफ इंड्यूस करानी है तो स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी आप, ठीक है ना? तो इसलिए नंबर ऑफ पोल्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें आएगा कि 4 पोल के डीसी जनरेटर को 1 रिवॉल्यूशन रोटेट करने पर या 360 डिग्री रोटेट करने पर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री रोटेट करेगा? तो कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री रोटेट करेगा? 720। तो कैसे निकाले कि 1 रिवॉल्यूशन में मैकेनिकल डिग्री कितना होगा? इसमें फार्मूले में रख देते हैं, मैकेनिकल डिग्री नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री। कैंसिल कर दिए तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी आ गई? 720। बात समझ में आई ना? तो इसको नोट कर लो, फिर इसमें लिखिए वह एंगल जिसे प्रोटेक्टर या चांदे के द्वारा मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, मैकेनिकल डिग्री कहलाता है। नेक्स्ट के आर्मेचर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की साइकिल जितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री की होती है या जितनी डिग्री की होती है उसे इलेक्ट्रिकल डिग्री कहते हैं।
जितने डिग्री की होती है उसे इलेक्ट्रिकल डिग्री कहते हैं। उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की साइकिल जितने डिग्री की होती है उसे इलेक्ट्रिकल डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ चेंज करके, आर्मेचर कंडक्टर को एन पोल के सेंटर से एस पोल के सेंटर तक रोटेट करने पर, आर्मेचर कंडक्टर को एन पोल के सेंटर से एस पोल के सेंटर तक रोटेट करने पर वह 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए पहले, उसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, टू पोल्स के जनरेटर में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल होते हैं। टू पोल्स के जनरेटर में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल होते हैं। ठीक है, तो टू पोल्स के जनरेटर में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन लिखिए, सिक्स पोल जनरेटर में आर्मेचर को 1 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में रोटेट करने पर, 1 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में रोटेट करने पर वह कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री रोटेट करेगा, और उसके ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बात समझ में आ गई? तो अपने को पता है कैसे, तो अपने को पता है कि मैकेनिकल डिग्री इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री। तो ये फार्मूले को यूज करेंगे, 360 डिग्री इंटू कितने पोल हैं, 6, 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1080, इतना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री। पहला आंसर आ गया। ठीक है, एक साइकिल कितने डिग्री की होती है, कितनी साइकिल हो रही हैं, 3 साइकिल, कितने सेकंड में घुमा रहे हो, 1 सेकंड बोला है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू होता है हर्ट्ज, है कि नहीं, 1 साइकिल पर सेकंड यानी 1 हर्ट्ज, 50 साइकिल पर सेकंड 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 साइकिल पर सेकंड हो रही है, तो 3 साइकिल पर सेकंड हो रही है तो क्या बोलोगे उसको, 3 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है।